आप कभी बैंक में गए हैं? बैंक में? हाँ। जी हाँ। अगर मान लीजिए आप शिक्षित नहीं हैं, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, अंगूठा लगवाते हैं। अंगूठा लगवाते हैं। ये जो 3 फेजेस मैंने आपको बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ये सब चीजें, हमारे ब्रेन का 3 चीजों को वो रिफ्लेक्ट करता है। जब मैं आपको पूछूं आपकी माँ कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप ऐसे कोई मत समझिए कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो मेरी बायोलॉजिकल मदद हाँ। लेकिन आज ना राजेंद्र जी, इसका जैसे समुद्र शास्त्र का आपने इतना सब बताया कि हमारे ऋषि मुनि इतनी साइंटिफिक चीजें उसमें मेंशन की हैं। तो जो व्यक्ति अपने अंतर्मन की आवाज को सुनता है, अंतर्मन की आवाज के अनुसार तो अपना निर्णय लेता है, तो उसको धर्म की व्याख्या की कोई जरूरत नहीं होती है। वेलकम टू द न्यूज रडार। श्री विजय पथ के इस कैंपेन में विच वी आर रनिंग टू मेक लाइव्स बेटर थ्रू योग एंड मेडिटेशन फॉर मेंटल वेलबींग एंड अ हेल्थियर सोसाइटी। तो हम उन्हीं सारे तथ्यों पे बात कर रहे हैं जिन पे सोसाइटी में जो प्रेवलेंट रहते हैं, और उनमें से एक है एस्ट्रोलॉजी को लेकर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कई बार जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं इस चीज़ पे कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है और उस पर ज़्यादा रहते हैं, और कई तरह की प्रथाएं जो है समाज में चलती हैं उस सारे मिथ्स को लेकर, और क्या ये चीज़ें वाकई में असर करती हैं। उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं श्री राजेंद्र जी, जिनका जन्म ओडिशा में हुआ है लेकिन धर्मशाला में रहते हैं, एमकॉम है, MBA हैं, और श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इन्होंने आचार्य की डिग्री भी की हुई है, और बहुत यंग है और इनके जीवन का एक उद्देश्य भी है, उसको लेकर ये जीते हैं। वेलकम टू द न्यूज रडार सर। थैंक यू सर। तो सर, ये जो ज्योतिष की जो विद्या है, हमने सुना है कि ये समुद्र शास्त्र इसका आधार रहता है, तो क्या ये सच है? और समुद्र शास्त्र क्या है, उसमें किन किन चीज़ों की बातें की गई हैं, थोड़ा आप बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको और आपके एंटायर टीम को जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप एक बहुत खूबसूरत सा मौका मुझे दिए। जी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। जी। मैं शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आप सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे, ये विषय बहुत ही बड़ा है, बहुत ही गहरा है। और आप जो सब्जेक्ट समुद्रिक शास्त्र मुझे बोले हैं, वो जो सब्जेक्ट, ऐसा मैंने सुना है कि ज्योतिष जो है उस पर डिपेंडेंट, उससे निकला है। नहीं, ये समझ लीजिए शाखाएं हैं, कई सारी शाखाएं हैं विद्याओं का। ओरिजिन समुद्रिक शास्त्र तो वो जो शब्द है उसमें ही बहुत बड़ा गहरा मतलब है। समुद्र जी जो बहुत ही गहरा, बहुत ही विशाल है जी, और जिसकी सीमाएं कोई छू नहीं सकता, इन डेप्थ। इसमें कई सारे विषय आते हैं। मैं अगर आपको क्रोनोलॉजिकली अगर बताऊं तो फर्स्ट आता है आपका सोल रीडिंग, जिसमें आपका फीट, जो पैरों में पैटर्न होता है, जैसे कि आप पाम देखते हैं, पाम में भी आपको कुछ रेखाओं के पैटर्न दिखते हैं। हाथ की रेखाएं, वैसे पाँव की रेखाएं होती पाँव की भी सेम रेखाएं होती हैं। जी। तो पाँव का भी एक पैटर्न बनता है, जिससे जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो इनको प्रैक्टिस करते हैं स्टडी करने का, वो देख के आपके बारे में बता सकते हैं कुछ जरूर बातें जो आपके लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद आता है शरीर निगुण तत्वविद, जो आपका शरीर का गठन है, आपका फेस का स्ट्रक्चर है। अगर आप हर व्यक्ति को देखेंगे, हर किसी का चेहरे की जो बनावट होती है अलग है, करोड़ों लोग हैं लेकिन सबके चेहरे अलग हैं। चेहरे अलग है और सब अपने आप में एक यूनिक है। हाँ। किसी का कोई मेल नहीं है। अगर मैच भी कर जाए, अगर बोलते हैं वो डुप्लीकेट भी, थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा। अगर आप जरूर देखेंगे, अगर ट्विंस में भी होते हैं तो उनमें बहुत सारे फर्क आते हैं, जिससे माँ ही आइडेंटिफाई कर सकती है कि उसमें ये कुछ फर्क है। हाँ, ट्विंस में ऐसा बिल्कुल होता है। तो एक जो बनावट होती है, नाक का शेप हो, आँख का शेप हो, ईयर, ये सब चीजें होगी, वो जो एक एक्सपीरियंस पर्सन वो भी उसको ऑब्जर्व करता है कि इस बनावट के पीछे की रहस्य क्या होती है जी, इससे आपकी क्या कुछ क्वालिटीज निकल के आती है जो आप में प्रबल होती है, उसको हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद आता है फेस रीडिंग। तो मैंने तो अभी पहले शरीर का बताया, अब आता है उसका और एक पार्ट जो फेस आता है। उसमें आता है मेटोपोस्कोपी, एक और सब्जेक्ट है, जिसमें जब आप अपनी आईब्रोज को रेज करते हैं, ऐसे करके उठाते हैं, हाँ जी, लाइंस बनती है, एक पैटर्न लाइंस बनता है जी। सबके फोरहेड में एक यूनिक पैटर्न लाइन बनता है जी। कभी कोई किसी ने गौर नहीं किया होगा कि ये लाइन क्यों आती है और सबका अलग अलग क्यों होता है। किसी के फोरहेड में तो कई सारे लाइन दिखाई देते हैं, एक साथ 7 लाइन दिखाई देंगे आपको, एकदम स्ट्रेट। उन सबका एक सिंबॉलिक मीनिंग है, जिसका प्लैनेट्स के साथ डायरेक्ट संबंध जोड़ता है।
जो समुद्रिक शास्त्र के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, जी वो इन पैटर्न को रीड करके उनके बारे में बता सकते हैं। जी। उसके बाद हम आते हैं पामिस्ट्री, हस्तरेखा, हस्तरेखा, जो आजकल मैक्सिमम लोग हस्तरेखा इजीली समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि हाँ ये एक विद्या है, एग्जिस्ट करती है, जी। जो हमारे बारे में कुछ बताती है। उसमें भी एक डीपर सब्जेक्ट है जिसको हम डर्माटोग्लिफिस्ट बोलते हैं, जो आपका फाइन लाइंस, जो आज के डेट में अगर मैं साइंटिफिकल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो उसको ग्राफोलॉजी बायोमेट्रिक के बारे में भी जानते हैं। जो लोग हम बायोमेट्रिक रीडिंग करते हैं, हाँ वो अंगूठा लगा, या अंगूठा लगा, सबके अंगूठे अलग अलग हैं। यस, बिकॉज वो यूनिक पैटर्न को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक थ्रू होता है। हाँ इवन आधार कार्ड हमारे भारत का, वो भी उसी पैटर्न में 100 फिंगरप्रिंट्स को लेकर ही किया जाता है। हाँ। इसमें एक अनोखी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट्स का जो पैटर्न है, ये पैटर्न है, इसमें एक ऐसा पैटर्न है जो इस दुनिया में किसी के साथ मेल नहीं खाती है, आपस में मेल नहीं खाएगा, कभी नहीं मेल खाएगा। बाकी सारी चीजें मेल खा सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो है वो किसी के साथ मेल नहीं खाएगी। एनी गेस, एनी आइडिया क्या हो सकता है? नहीं। आप कभी बैंक में गए हैं? बैंक में? हाँ। जी हाँ। अगर मान लीजिए आप शिक्षित नहीं है, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, अंगूठा लगवाते हैं वो, अंगूठा लगवाते हैं। आप ये गौर कीजिएगा, बैंक में अगर अंगूठा लगाने के लिए बोलेंगे तो आपको कोई और नहीं, केवल लेफ्ट हैंड का ही मांगेंगे, राइट हैंड का भी नहीं मांगेंगे। बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट भी ये चीज जानती है कि आपका एक यूनिक जो है वो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ही है इस दुनिया में, जो मैच नहीं खाता, मैच नहीं करता। हाँ। अब एक और अनोखी बात कहता हूँ आपको, इसके अलावा आपके शरीर में, वैसे तो मैं निकालूं तो बहुत सारे एक अनोखी चीज निकल के आएगी, जो लोगों आज के डेट में जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको कहूँगा। एक होता है आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, दूसरा होता है आपकी आंखों की रेटिना। उससे भी आज लॉकर सिस्टम जो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि आंखों की रेटिना से लॉकिंग सिस्टम डेवलप की जा रही है। मुझे मोबाइल का भी वैसे ही होता है, फेस रीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा आपके ईयर लूप के जो पैटर्न्स हैं वो भी एक यूनिक होते हैं। उसके साथ साथ टंग के अंदर का जो पैटर्न होता है, जीभ का भी, वो भी होता है। किंतु जो चीज शरीर के बाहरी आवरण को कवर करती है, हम केवल उसी को इस्तेमाल करके कोई भी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। किंतु जो चीज हमारे इनर से कनेक्टेड है, हम उसका इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि इन्फेक्शन का डर होता है या फिर आपका हेल्थ हैजार्ड होने का चांसेस होता है। सो दीज आर द यूनिक थिंग ऑफ बॉडी, जो एक एक्सपीरियंस पर्सन को रीड करके उस पैटर्न की यूनिकनेस को समझकर आपकी शक्तियों के बारे में समझ सकता है। और ये सब हमारे समुद्र शास्त्र में वर्णित हैं चीजें, जो ऋषि मुनियों ने कर रखी हैं। जी हाँ, हजारों साल पहले। बिल्कुल। अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अभी मैं हस्तरेखा के ऊपर आया, वो टॉपिक आया था, तो जब डर्माटोग्लिफिस्ट ये जो सब्जेक्ट में आया था, इसमें आप पाम को जब आप कभी देखेंगे, दूर से अगर आप देख पाएंगे तो आपको मेजर 3 लाइन दिखाई दे रही है। 3 दिखती है, करेक्ट है ना? और अगर आप नजदीक आएंगे तो उसकी छोटी छोटी और भी कुछ लाइन नजर आएंगी। तो उसके अलावा ये जो फाइन लाइन नजर आती है वो तो दूर से दिखाई नहीं देता। ये जो 3 फेजेस मैंने आपको जो बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ये सब चीजें, हमारे ब्रेन का 3 चीजों को वो रिफ्लेक्ट करता है। अभी आप यहाँ पे कॉन्शियस है और मेरे से बातें कर रहे हैं, ये आपके ब्रेन का भी कॉन्शियस स्टेट बताता है। जब आप सोने जा रहे होंगे, पूरी नींद में जब होंगे तो वो अनकॉन्शियस स्टेट हो गया, ठीक है, देन सेमी कॉन्शियस भी स्टेट होता है। मगर इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? कॉन्शियस। यस। इसका मतलब ये भी है, अब जब आप सो रहे होते हो तभी भी आप कॉन्शियस ही हो। अगर कोई धड़क से कोई साउंड आएगी तो आप उठ जाओगे, उठ जाएंगे। yes. भले ही आप अनकॉन्शियसली हो, लेकिन आप कॉन्शियस हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये तीनों चीजों को ये पाम रिफ्लेक्ट करता है, द कॉन्शियस स्टेट, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। और उससे जो आप डेवलप करते हो, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, वो पामिस्ट रीड करके वो आपको बताता है। लेकिन ये एक ऐसा साइंस नहीं है कि जो यही सही है, ये एक एक्सपीरियंस साइंस फ्रॉम डेकेड्स, लंबे अरसे से अध्ययन कर करके इस साइंस को प्रूवन साइंस में बनाया, डेवलप किया हुआ है। उसके साथ साथ ये सब्जेक्ट के बाद, पामिस्ट्री के बाद आता है जेमस्टोन्स, रत्न विज्ञान। उसमें एक और सब्जेक्ट आता है ओमेन्स। आपने ओमेन के बारे में सुना होगा,
या कोई एनी आइडिया आपके पास? नहीं। इस सब्जेक्ट को समझाने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? अब जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं आपकी माँ कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप ऐसे कोई मत समझिए कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जो मेरी बायोलॉजिकल मदर है, हाँ, वही। इन लेमैन जो आंसर है। हाँ जो है। तो आप आपकी जो बायोलॉजिकल मदर है आप उन्हीं को मदर बोलेंगे, करेक्ट? मैं आपको दूसरा सवाल अभी पूछ रहा हूँ। यदि आप जन्म के बाद अगर सरवाइव किए होंगे, कुछ पल के लिए सरवाइव कर रहे हो, जीने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो आप कुछ तो इनटेक करेंगे। तो आप फर्स्ट इनटेक क्या करते हैं? अन्न। अन्न से पहले तो माँ के दूध पे बच्चा पलता है। मदर मिल्क, दैट इज द अल्टीमेट सर्वाइवल, जो आपकी सारी न्यूट्रिशन को वो फुलफिल करता है, isn't it? तो आप यूं कह सकते हैं कि आप जन्म के तुरंत बाद जो आप सर्वाइव या जिंदा रहे, आपके मदर के कारण जिंदा रहे। अब मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ, एक मनुष्य की औसत आयु कितनी की होती है? पहले 100 थी, अब 60-70 मान के 60-70 हो गई। चलिए हम 100 को लेके चलते हैं। जब बेसिक ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेशंस इज 100 इयर्स। अब एक कैलकुलेशन आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1 से 100 साल की आयु है, और आप जन्म होने के बाद अगर मैं आपने बोल रहे हैं माँ का दूध आपने पिया, कितने पीरियड के लिए पिया होगा? 1.5 साल के। 1.5 साल, उससे आगे तो आप नहीं पिए होंगे। अगर 1.5 साल, 1.5 साल के अंदर आपने सरवाइव किया मदर की वजह से, तो रेस्ट ऑफ द 98 इयर्स आप किसकी वजह से जिंदा रहे? क्या खा के जिंदा रहे? अन्न दैट कम्स फ्रॉम मदर अर्थ। राइट, नाउ यू आर इन द राइट ट्रैक। सो अगर मैं बोलूं आपके 100% में 98% आपकी माँ कौन हुई? आपकी रियल मदर कौन हुई? धरती माँ। धरती माँ। इसलिए हम उसको धरती माँ का, हमारे जो धर्म में, हमारे सनातन में, हम उनको अनकॉन्शियसली उनको धरती माँ ही कहते हैं, जिन्होंने आपको 98 तक अपनी छाती में, अपने कोख में आपको रखा, आपको खाना दिया, आपको पहनने के लिए उसी ने वस्त्र दिया, रहने के लिए छत भी उसी ने दिया, और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मान लीजिए आपकी खुशी के लिए, आपके शरीर की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए एक शरीर को भी इजाद किया उसने, ताकि आप उस सुख को अनुभूति कर पाओ। कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये बेटर है, आप कन्वर्सेशन ये जो कर रहे हैं वो बेटर है। उसमें ओमन साइंस इज रिलेटेड टू दैट थिंग। यस। अब मुझे थोड़ी सी और बात बताता हूँ। आप मान लीजिए आपकी जो कोई भी कामना हो जन्म के बाद से, अगर आप अपनी मदर को बोलोगे, क्या वो हर चीज को फुलफिल कर सकती है? नहीं, हर चीज तो नहीं। हाँ। वो भी क्या करेगी पता है? उसी मदर अर्थ को प्रे करेगी, बोलेगी हे माँ, मैं सक्षम नहीं हूँ उसकी सारी कामनाओं को पूरा करने के लिए, अब तू ही उसकी सारी कामना पूरा करे। तो मैं 100% में बोलूंगा कि आपकी जो मदर है वो मदर अर्थ है जिसके ऊपर आप खड़े होते हो। ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि मदर जो आपकी बायोलॉजिकल मदर जो बनी है, वो एक माध्यम थी आपको इस पृथ्वी में लाने की। और अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। ये ओमेन सब्जेक्ट कहाँ से इवोल्व हुई है और ये सब्जेक्ट क्यों आई है? जिस तरह आपकी मदर अर्थ ये फील करती है, ये जानती है कि आपको क्या चाहिए, तो उसको वो ये सब चीजें पता कैसे चलती है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको ये चीज याद होगी, आज के डेट में बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी यही चीज बताया है कि आप बेयर फुट में जमीन में चला कीजिए सुबह, नंगे पांव सुबह उठ के। आप मुझे कोई जानकारी दे सकते हैं क्या क्या वजह बताई है कि नंगे पांव? हेल्थ रीजंस वगैरह का बताया था, आई थिंक आईज वगैरह को लेकर, घास पे चलने के लिए, ऐसा तो सुना है, बाकी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा शेप अप दे सकता हूँ इन चीजों में। जब आप नंगे पांव चलते हैं ना, तो आपके बॉडी की जो वेव होती है, वाइब्रेशंस होती है, वो भूमि को टकराती है। ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आपकी जो माँ है, अगर आप उदास हो या खुश हो, आपके भाव से वो पकड़ लेती है। हाँ। बिना बोले। वो कैसे जानती है? कोई और नहीं इतना समझ काइंड ऑफ टेलीपैथी हो जाती है, माँ हो जाती है। ठीक वैसे ही है, ये काम वैसे करता है। आपकी बॉडी की जो वाइब्रेशंस है, वो मदर अर्थ उस
पैरों द्वारा से वो ऑब्जर्व करती है एंड वो कॉस्मोस में वो चीज़ों को स्प्रेड करती है कि जहाँ से मैं उन चीज़ों को आपको फुलफिल करा सकूँ। बट इट टेक टाइम, ये ओवरनाइट जर्नी नहीं होता है। ओवरनाइट जर्नी इसलिए भी नहीं होता कि अगर आप कोई भी चीज़ करो उसका एक प्रोसेस का एक टाइम पीरियड होता है। एक पेड़ को फल आने में जो टाइम पीरियड लगता है, बीज बोने से लेकर वहां तक समय लगता है, वो समय लगता है। और वही टाइम का ही फेज होता है। अगर कोई किसी के पास पेशेंस है तो वो चीज़ आसानी से उसको मिल जाती है। ये जो सारे खेल होते हैं, जो तनाव आती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो प्रॉब्लम्स एंड पैनिक चीज होती है, वो पेशेंस ना होने की वजह से होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी ने कोई विश की है और वो चीज फुलफिल नहीं हुई है, बस वो समय का खेल होता है। तो अभी ओमेन सब्जेक्ट क्या बताता है कि मदर अर्थ आपके इन सारे कम्युनिकेट को वो भी कम्युनिकेट करती है थ्रू मीडियम्स। मीडियम्स क्या होते हैं? जैसे आपकी तरंगे भूमि को टच कर रही है, उसी तरीके से आपकी बॉडी के तरंगे को भी आपको रिफ्लेक्ट करवाती है। आपने कभी ये गौर किया है कि कभी मेरी बाईं आंख या राइट आंख ऐसे फड़कती है? उसके पीछे की सिंबॉलिक मीनिंग है। उन किताबों में वो सब चीजों का डिटेल ओमन्स का बताया है। ओमन्स ये भी होता है कि आप पशु पक्षियों के द्वारा भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा सकती है। कभी अचानक से चमगादड़ आपके घर में एंटर कर गया, या उल्लू एंटर कर गया, या अचानक से कई सारे कौवे आपके घर के सामने बैठे हैं, कहीं और नहीं बैठे, केवल आपके घर के सामने बैठे हैं। वो सब एक इनडायरेक्ट मैसेज एक कॉस्मोस का देते हैं। एज लॉन्ग एज अगर आप कनेक्ट बिल्डअप करते हो अपने मदर अर्थ के साथ, जिसे बोलते हैं नेचर के साथ, जितना नजदीक रहो वो आपका लॉन्जिटिविटी के लिए, आपकी आयु के लिए, हेल्थ के लिए वो बेहतर काम। हाँ, अब यही कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट आ गया, बट ये हमारे पुराने में ऑलरेडी था। जो हमने इसको कम्युनिकेट किया था अपने पेरेंट्स थ्रू, पेरेंट्स से सन वो ऐसे देते आते थे। वो उसको रिटर्न हम लोग ने उनको कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया। लेकिन आज ना राजेंद्र जी, इसका जैसे समुद्र शास्त्र का आपने इतना सब बताया कि हमारे ऋषि मुनि इतने साइंटिफिक चीज़ें उसमें मेंशन की हैं, उसमें जो एक पार्ट है ज्योतिष का पार्ट है, उसमें हम देखते हैं कि सोसाइटी कई बार जो है उस बहाने से कई बार एक्सप्लॉइट भी होते हैं लोग, और कई बार उसका ज़्यादातर इस्तेमाल ज्योतिष का हमने इसी में देखा है कि किसी का कोई केस है उसके लिए कर लेते हैं, बीमारी है उसमें कर लेंगे, फ्यूचर के बारे में देखेंगे पैसा है कि नहीं, या अपने करियर को लेकर इन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में ज्योतिष जो है वो बनाई क्यों गई थी, इसका मतलब क्या है शब्द? हमारे ऋषि मुनि हमारे हर एक शब्द का जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो ये शब्द जब इजाद की गई थी, जब डेवलप किया हुआ था, ये हमारे ऋषि मुनि द्वारा किया गया था। एक वक्त की बात है, मैं आपको वो किस्सा बताना चाहूँगा कि जब हम कोई भी चीज़ का शब्द करते थे, आज भी अगर आप इन शब्द को अगर गहराई से समझने की कोशिश करोगे ना, उस समय वही अर्थ निकलेगा जो उसका शब्द का नाम है। और हमारे हिंदी में आप अगर बोलेंगे तो हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका और भी डीपर मीनिंग निकल के आता है। हाँ, संधि विच्छेद में, ठीक है। तो ये इसका आंसर मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आपने जिस तरह से मुझे अभी बोला कि एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में जिस तरह से लोग पूछते हैं कि हमारा भविष्य बता देता है, कुछ एक्सीडेंटल हेल्थ बता, जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या आपको भी लगता है कि एस्ट्रोलॉजी भविष्य बताता है? अब इसकी अवधारणा तो ऐसी ही है जो कॉमन अवधारणा है लोगों में, जो सब लोग यही मानते हैं कि फ्यूचर बताता है और यूज भी इसका मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए ज्यादा, उसी के लिए ही एस्ट्रोलॉजी बनाएंगे। हाँ, ऐसा ही इस्तेमाल, ज्यादा प्रैक्टिस तो यही है। अच्छा, यदि मैं आपको ये बात कहूँ कि अगर आप ज्योतिष वर्ड को संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें दो शब्द निकल के आएंगे, एक है ज्योति, दूसरा है ईश। ज्योति मतलब ज्योति, दिया जिससे प्रकाश फैलता है, ईश मतलब ईश्वर। ठीक है। अब इन दोनों शब्दों में कहीं भी आपको ऐसा कोई अनुभूति या ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये कुछ भविष्य बता सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। क्योंकि एक बात जानिए, देखिए मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से। आज के डेट में आप भविष्य मालिका के नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं से, यूट्यूब में ये सब, कि ये इसमें कुछ प्रिडिक्शन की गई है भविष्य को लेकर। भविष्य मालिका किताब में है। तो वो शब्द का अर्थ देखिए, भविष्य मालिका, इसका मतलब भविष्य बताने का जो चीज है जिसमें भविष्य के साथ कोई संबंध जुड़ा हुआ है। इस शब्द में भविष्य के साथ कोई संबंध जुड़ा नहीं है। और जो भविष्य जानने वाली जो चीज आप मुझे बता रहे हैं या सब लोग जानते हैं, वो इसका बाय प्रोडक्ट है।
ज्योतिष का बाय प्रोडक्ट है। ज्योतिष का बाय प्रोडक्ट, इसका मेन प्रोडक्ट भविष्य बताना या भविष्य जानना नहीं, वो तो पता चल ही जाएगा जब आप इसको समझेंगे। समुद्री शास्त्र का ये सारे जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, ये सब एक बंडल है जो इतना गहरा है, एक एक विषय, जब आप एक जीवन आप अगर लगाते हैं, हाँ, तो वो एक सब्जेक्ट को भी आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की ही बात करूं तो अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा विज्ञान है। जी जी। मैं आपको चंद शब्दों में तो नहीं समझा सकता, लेकिन एक बेसिक लेवल की जो जानकारी है मैं आपको जरूर देना चाहूंगा इस शो के माध्यम से। ज्योतिष जो शब्द है लाइट एंड भगवान के साथ जोड़ा गया है, इसके दो भावात्मक होते हैं, भगवान को देखने की या भगवान की बनाई हुई सृष्टि की जिसमें हम जी रहे हैं, उसकी संरचना की रहस्य को ये बात बताता है, खोलता है ज्योतिष। यदि आप हर मनुष्य अगर सोचता है कि मैं भगवान को कैसे देखूं, भगवान सबको नहीं दिखते, या भगवान को जाने कैसे, और हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, और ये सारे सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए। हम अगर यूं कहो, ये जो माया जाल है सृष्टि का, उसको अच्छे से समझेंगे तो आप अपने आप को समझ जाओगे जी। और जब आप इसको समझोगे, अपने आप को समझोगे, तो आपका भविष्य जानना क्या मुश्किल हो जाएगा। जब आप अपने आप को जाने हो, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या हमारी डेस्टिनी है, हमारी क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, तो हर मुकाम पे मुड़ाव पे क्या आने वाला है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अब मेरी बात सही आपको लग रही है या नहीं लग रही है कि एस्ट्रोलॉजी में भविष्य जो डिराइविंग निकालती है, वो जो कैलकुलेशंस बताते हैं, वो उसका बाय प्रोडक्ट है उसका, लेकिन उस माया को समझना वो उसका मेन प्रोडक्ट है। तो द पर्पस ऑफ लाइफ, द बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ। एक हमारे जीवन में कहते हैं कि 4 पड़ाव, कहते हैं कि बुढ़ापा हर किसी को आता है, जन्म हर किसी का होता है, डेथ हर किसी की, तो ये सब भी कहीं उसमें प्रिंसिपल्स माने जाते हैं ज्योतिष में। बिल्कुल। अब तो वो 4 पड़ाव किस चीज के हैं और कैसे माना जाता है उनको? देखिए, अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट फंडामेंटल, अगर जब आप एस्ट्रोलॉजी स्टडी करने जा रहे होगे तो आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाती है। जैसे कि जन्म, मृत्यु, रोग एंड बुढ़ापा, ये हर किसी व्यक्ति के लिए कॉमन है कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति है जो इससे वंचित है? जन्म है तो मृत्यु है, और शरीर है तो बीमारी है, और शरीर है तो बुढ़ापा है। जैसे इस तरह से है, तो ये शरीर का एक नॉर्मल कौतुक हो गया। अब मैं आपको दूसरी फेज में लेके जाता हूँ। जब आप जीवन जी रहे होते हो तो 4 जगह से एक स्ट्रगलिंग, आपकी जो स्ट्राइविंग होती है, वो 4 भागों में विभाजित है, वो भी मेंशन किया गया, जिसे कहते हैं धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। हर किसी के व्यक्ति के लिए जीवन में जो स्ट्रगलिंग आती है, वो इन चारों में थोड़ी बहुत आती है। किसके लिए कोई चीज सरल हो जाता है और कोई चीज डिफिकल्ट हो जाती है किसी के लिए। दूसरा, जब वो व्यक्ति इन चारों चीजों में इन डेप्थ नॉलेज रखता है, तो वो खुद तय करता है कि मेरी डेस्टिनी कहाँ पे है। उदाहरण के लिए, मैं अगर धर्म की परिभाषा अगर आपको मैं समझाना स्टार्ट करता हूं, तो धर्म क्या है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। अगर मैं इसका फंडामेंटल वे में बताऊं, आपका अंतर्मन जो कुछ कहता है, तो आप ये बिलीव करते हो कि मेरा अंतर्मन ने जो कहा वो सही था और गलत था, है कि नहीं? सही गलत तो प्रमाण होता है बाद में, जब आप रियलाइज करते हो, लेकिन अंतर्मन जो कहता है वो आप सुनते हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने पिता के अंतिम क्षण में उनके पास बैठा हुआ है। वो व्यक्ति सोच रहा है, मेरे माता पिता ने बहुत मुश्किल से मुझे पला बड़ा किया है, अंतिम क्षणों में मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो पिता क्या कर रहे हैं, बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। तो आपने क्या किया, अंतिम क्षणों में मैं पानी क्यों पिलाऊं, मैं गंगा जल पिलाऊं, ताकि वो जब अगर जाए यहाँ से तो स्वर्ग पहुंचे।
धाम तक पहुंचे तो बेटे ने गंगा जल पिलाया उसी क्षण। तो आप अभी यहाँ इस उदाहरण में अंतर्मन जो कहा वही धर्म हुआ आपके लिए। ये कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं बता सकता कि सही क्या था गलत क्या था। उसी क्षण उस व्यक्ति की स्त्री घर पे बैठी है, कहीं से 5 गुंडे आ गए और उनके साथ मिसबिहेव करने लगे। आपको जानकारी हुई तो आपको लगा ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे उसकी सुरक्षा करनी है। तो आपके पास समय एक मिला, उसी समय आपको पिता को भी देखना है और उसी समय आपकी स्त्री को भी देखना है। तो आपका अंतर्मन का जो धर्म है वो 2 जगह विभाजित हुआ। इसको बोलते हैं धर्म का 2 राह। इसमें आपको चयन करना है मुझे कौन सा राह चुनना है, और आपके अंतर्मन के अनुसार आपने जो भी चुना होगा वही सही होगा। इसमें कोई थर्ड पर्सन आके नहीं बता सकते कि आपको ये चुनना चाहिए था कि वो चुनना चाहिए। कॉन्शियस ही बता देगी आप। ये आपका अंतर कौन। तो जो व्यक्ति अपने अंतर्मन की आवाज को सुनता है, अंतर्मन की आवाज के अनुसार उसको अपना निर्णय लेता है, तो उसको धर्म की व्याख्या की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें कोई तीसरा बंदा धर्म की व्याख्या नहीं करता है। यदि किसी व्यक्ति के अंतर्मन में ये चीज नहीं है, शून्य है, उसकी मति क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो वो क्या करता है, किसी ना किसी धर्म को अपनाता है। हमारे हिंदू को हम धर्म कहते हैं, ये एक्चुअली हिंदू धर्म नहीं है, ये सनातन प्रथा है, अद्वितीय भी कहते हैं। ये वे ऑफ लाइफ है। ठीक है। अब धर्म अगर कई आज के डेट में लोग बोलेंगे हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। यदि अगर आपका अंतर्मन वो क्लियर नहीं है तो आप किसी ना किसी धर्म को अडेप्ट कर लोगे और आपका अंतर्मन करेगा मैंने जो किया वो सही किया, क्योंकि वो ही धर्म था। लेकिन भले वो आपकी ना हो, आपने किसी को अपना लिया। समझ में आ गया। तो राइटियसनेस इज फ्रॉम इनसाइड, और वो व्यक्तिगत इतना सुदृढ़, इतना क्लियर है कि भगवान भी कभी नहीं बोलते कि ये मैंने धर्म स्थापन धर्म करने के लिए आपका अंतर्मन कहना है कि अगर ये चीज सही है तो वही धर्म हो जाता है। ये वही बात हो गई कि यहाँ पे मैं अगर 6 लिखूं, मेरे को 6 नजर आ रहा है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मुझे 6 नजर आ रहा है, लेकिन आपको 9 नजर आ रहा है। लेकिन आप ये दावा करोगे कि आप गलत बोल रहे हो कि क्यों 9 है, लेकिन आप दूसरा पहलू नहीं देख पा रहे हो। तो ये देखने का नजरिया पहला, और आपकी अंडरस्टैंडिंग से आपकी वो चीजें डेवलप होनी चाहिए कि सामने वाले की परिस्थिति मुझे पता नहीं है, वो हो सकता है वो अपने एंड में सही है। अब अगर मैं ये कहूं तो आपको आप दुनिया को देखने का नजरिया आपका टोटली कंप्लीट हो जाएगा कि हर व्यक्ति अपने आप में सही है, क्योंकि वो दुनिया को अपने नजरिए से देख रहा है। तो ये हो गई धर्म। उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ क्या होता है, आप अपनी जीविका जीने के लिए कुछ श्रम करके कुछ आप पूंजी इकट्ठा करो, उसका आर्थिक बोलते हैं। तो वो भी जुड़ा है धर्म के साथ। वो जो राइटियसनेस है, जो कर्म करूं मैं सही तरीके से करूं और उसी से पैसा कमाऊं, तो वो होता है धर्म की। आज के डेट में बोलते हैं मैं पैसा कमाने के लिए व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग आई डोंट नो। नहीं, अपने अंतर्मन को एक बार अच्छे से पूछिए। अगर किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी का हानि नहीं हो रही हो, मदर अर्थ को आप ठेस नहीं पहुंचा रहे हो, तो आप अल्टीमेटली करेक्ट हो गए हो। तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो अर्थ जब आप कमाओगे, अब करोगे क्या, तो आप अपनी थर्ड लेवल धर्म अर्थ काम, आप अपनी कामनाओं को पूरा करोगे। कामनाओं भी त्रिगुणात्मक है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक कामना क्या होती है, मैं अच्छा भोजन खाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी सुगंध हो मेरे पास, मैं अच्छे दृश्य देखूं, अच्छी बातें सुनूं, ये सारे शरीर की कामना है। मैं अच्छा ही फील करूं। और आप अगर किसी के साथ मित्रता करते हैं, या मेल हो तो फीमेल है, तो वो भी कामना है कि मैं उनसे आनंद पाऊं, तो वो हो गया सब शरीर की कामना। अब एक शरीर की कामना आप एक सर्टेन लेवल के बाद पूरी कर लिए, आप हर जगह से तृप्त हो चुके हैं शरीर का। मान लीजिए आपने शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, तो अब आगे करना क्या, तो आपकी कामना और जाग जाएगी, एक अलग फेज में चली जाएगी, शरीर से थोड़ा मन की ओर जाएगा। वो क्या होगी, आप सब मुझे रिस्पेक्ट करो, मैंने ये एंटायर लाइफ मैंने जो कुछ पाया है, क्या किया है, अचीव किया है, आप मुझे रिस्पेक्ट करो, मेरे आई को सेटिस्फाई करो। जिसे बोलते हैं अहम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, जो आदमी के अंदर एक परत आ जाता है, उसको दिखाई नहीं देता सच क्या है। जब वो
थोड़ी देर के बाद जब बूढ़ा होने लगता है उसको रियलाइज होता है कि ये सब जो मुझे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इट इज समहाउ इनर कोर में उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। इधर मुझे वो प्रॉपर्टी मिलेगा, या इधर उन्होंने हमको हेल्प किया है तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ एज, बट सम फैक्टर है जो आपको फिक्टिशियस लगेगा, वो रियल नहीं लगेगा। तब आपके अंदर एक और कामना जागेगी, सवाल ये सब चीज क्या है, सच क्या है, देन आपकी आध्यात्मिक कामना, जिसे इंट्यूटिव कामना कहते हैं, वो जागेगी। जिस वक्त वो जागना शुरू हो गया तब आपका आध्यात्मिक, या बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष वाला रास्ता खुल जाएगा। आप टोटली अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी इंद्रियां मोक्ष की ओर लगा दोगे। और ये चीज एक अनकॉन्शियस एंड सिस्टमेटिक पैटर्न है जो इजीली होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक कामना को पूरी ना किया हो और आप उसको सीधा बोलोगे मोक्ष के रास्ते में चले जा, तो वो फिर से लौट के आ जाएगा, क्योंकि मेरी ये कामना पूरी नहीं हुई है। ये एक नेचुरल पैटर्न है, इसलिए शायद वो बनाया था ब्रह्मचर्य। यस, ये जो 4 अवस्था बनाई गई थी, ये भी बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे बनाई गई थी कि आप अपने एज के अनुसार, जब आपका एज में बॉडी में वो ग्रहण करने की पूरी शक्ति हो, तो आप ज्ञान में चले जाइए, पूरा ज्ञान को अध्ययन कीजिए, फिर आप अपना संसारी जीवन उसी ज्ञान के अनुसार कीजिए, ब्रह्मचर्य गृहस्थ। फिर उसके बाद जो बाकी के 2 बचते हैं वो ऑटोमेटिक, वो उस रास्ते में ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको बाय फोर्स करना नहीं पड़ता है। जब आप हर तरह से तृप्त होते हो तो ऑटोमेटिकली वो रास्ता खुल जाता है, तो आपको वो फोर्सफुली नहीं किया करना पड़ता। ये बहुत ही सरल एंड बहुत ही सिंप्लेक्स पैटर्न बनाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा आपसे। आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, समुद्र शास्त्र में इतनी सारी चीज़ें हैं, और बहुत अच्छा कहा आपने कि ज्योतिष जो है उसका जो एम है वो ज्योति प्लस ईश, मतलब आपको अपने ईश्वर भगवान को देखने का, हाँ, वो एक जरिया है जिसको हमने मेटेरियलिस्टिक तक सीमित कर दिया, बायो प्रोडक्ट तक सीमित कर दिया। तो बॉडी लैंग्वेज की एक बात मैंने कहीं पे सुनी थी शरीर को लेके, कि जैसा हमारा शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड है, उसको लेके एक श्लोक भी आता है, यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम। इसका मैं अगर यह कहूं, जो आप महसूस करते हो अंदर में, ब्रह्मांड भी वैसे ही सृष्टि से जुड़ा हुआ है। मैं अगर शुरुआती दौर से बताऊं तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई थी तो उन्होंने कुछ चीजें सम्मिलित करके बनाई थी। अगर मैं उसको क्रोनोलॉजिकली बताऊं तो वो बहुत सारी चीजों का सम्मिशन का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बेसिक लेवल में आपको एक जानकारी दे दूं, जिससे ये आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ब्रह्मांड का हमारे शरीर के साथ एक बहुत सीधा एंड बहुत सरल कनेक्शन है। उदाहरण मैं वैज्ञानिक तौर पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं आपके शरीर में कितना प्रतिशत पानी है? 75 आई थिंक। यस, 75% परफेक्टली। और यही सवाल मैं फिर से पूछूं कि पृथ्वी में पानी की प्रतिशत कितनी है? लगभग इतना ही, एग्जैक्टली इतना है। हाँ। तो आप महज इसको कोइंसिडेंस बोलेंगे कि इतना प्रतिशत एग्जैक्टली कैसे हो सकता है? उसका इतना वो नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ। क्या आपके घर में अपने माता पिता ने एक समय में बोला होगा कि आज पूर्णिमा है, हाँ, या अमावस के दिन समुद्र किनारे मत जाना? हाँ, वो मैंने सुना है कि हाई वेव्स आती हैं। यस। हाँ। अब उसके पीछे का विज्ञान क्या है आपकी नजर में? आप जितने जानकारी रखिए। कहते हैं कि कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लहरें जो है ऊंची उठती हैं। जी हाँ। अब उसके पीछे का मैं विज्ञान आपको बताऊंगा। उसको इमेजिन कीजिए, ये सूरज है और ये पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्र है। तो सूरज की किरणें जब चंद्र के ऊपर पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन अर्थ के बॉडी में पड़ता है। यस। ठीक है। यस। जब अर्थ के बॉडी में पड़ता है तो अर्थ के बॉडी में जो 75% वाटर है वो उसकी वेवलेंथ को बढ़ा देता है। अब उसकी पूछेंगे आप मुझे, अगर उसमें सवाल पूछेंगे कि उसकी वेवलेंथ बढ़ती क्यों है मून के रिफ्लेक्शन की वजह से, तो उसका एक सरल वैज्ञानिक तर्क आपको बताता हूं। आप यदि ये शीशे का जो ग्लास में पानी है इसको आप फ्रीजर में रख देंगे डिफ्रोस्ट में, अगर ये बर्फ बन जाएगा तो आपको क्या लगता है इसका क्या कुछ चेंजेस आएगा? इसमें साइज बढ़ेगा इसका, वो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा साइज बढ़ जाएगा और शीशा भी टूट जाएगा। हाँ, शीशा टूट जाएगा। ये है इसका आउटकम। आइस होने के बाद ये टूट क्यों जाएगा?
स्प्रेड हुआ थोड़ा। स्प्रेड हुआ मतलब ठंडी में, ठंडा जब होता है पानी तो वो उसका आपका वेवलेंथ बढ़ जाता है, उसको स्पेस भी मिल जाता है और वेवलेंथ भी बढ़ जाता है। ठंडा होने से वो उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। गर्म होता है तो वेवलेंथ कम हो जाता है। अगर उबाल रहे होगे तो उसकी वेवलेंथ और भी कम हो जाती है। ठीक उसी तरह मून जो है एक ल्यूमिनेस, ठंडा है, जब उसका रिफ्लेक्शन आता है तो वो कूलिंग की वजह से उसकी वेवलेंथ बढ़ती है। अब इमेजिन कीजिए जब समुद्र के ऊपर हवाएं चल रही होती है तो लहरें बनती कैसे हैं? जब वो पानी को ढकेलता है, जब वेवलेंथ बढ़ जाता है तो उसको कैप्चरिंग कैपेसिटी, उसको पकड़ने की जो है वो उसको ज्यादा मिल जाती है, तो वो और ज्यादा ढकेलता है और ज्यादा पकड़ता है, तो लहरें और तेजी से बनती है। तो इस वजह से टाइडल वेव्स जो होती है ज्यादा होती है और करंट भी ज्यादा होता है। तो जो व्यक्ति किनारे में, वो उसको लगता होगा कि यही किनारा है, तो हो सकता है किनारा रात के वक्त, शाम के वक्त वो ज्यादा आ जाए और उसको डुबा के लेके जा सकता है। सो दिस इज प्लैनेट का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक वही कैलकुलेशन के अनुसार मैं आपको अभी पूछता हूं, अगर आपकी बॉडी में 75% वाटर है तो ब्रेन में कितना परसेंटेज वाटर है? आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया। सिमिलर टू इट, इवन मोर देन दैट। ओके। तो अगर मून के इफेक्ट से अर्थ के बॉडी में वाटर वेवलेंथ अगर का इफेक्ट पड़ रहा है तो हमारे बॉडी में भी वाटर वेवलेंथ जो है उसका इफेक्ट पड़ता है, दैट टू ब्रेन में भी। ओके। और इसी अनुसार हमारे बॉडी में जो फंक्शनिंग होती है, अगर किसी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, अगर ये एक डीपर सब्जेक्ट है, कभी आप पूछेंगे तो मैं और डीपर में कभी एक्सप्लेन करूंगा। मून का इफेक्ट अगर किसी के व्यक्ति की बॉडी के ऊपर अगर ज्यादा प्रभावित है कुंडली के अनुसार, उसके बॉडी में जल्दी असर करता है, तो फुल मून डे के दिन उसको ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई चीज अति हो जाती है तो वो बुरी कहलाई जाती है। तो अगर आपके मून के प्रभाव से आप एक नॉर्मल बिहेव कर रहे हो तो आप एक एबनॉर्मल बिहेव भी कर सकते हो। तो एक ज्ञानी से पागल और नॉर्मल आदमी से भी पागल ये मून के इफेक्ट से होना शुरू हो जाता है। इसी के चलते आपने कई सारे मूवीज भी बनाई गई है वेयरवुल्फ के ऊपर, कि फुल मून जैसे आता है आदमी भेड़िया बन जाता है। हाँ, आपने ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सुना होगा और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ प्लैनेट इन्फ्लुएंसेस आवर, हमारा लाइफ, हमारे सोचने का तरीका, हमारी जीवन। एक लास्ट क्वेश्चन ही था, लेकिन एक सवाल और मन में आया है कि जो भी हमारी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस होती है वो होती है आपके बर्थ टाइम के ऊपर लेकर। बट हाउ इट इज पॉसिबल कि आपका जन्म का समय ठीक ही होगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। वो तो समय ठीक निकालना, इट इज टफ थिंग आई थिंक। उसका क्या रहता है एग्जैक्टली, व्हाट इज इट? नाउअडेज जितने भी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, some are convinced, some are not convinced, some, किसी को लगता है कि मेरा प्रेडिक्शन बहुत अच्छा किया, किसी को लगता है कि एक भी सही प्रेडिक्शन नहीं लगा। इस मामले में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में कोई फ्लॉज हैं, कुछ गलतियां हैं, या एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, या व्यक्ति के जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस में कुछ? नहीं, मुझे तो डाउट इसका है कि सही टाइम कैसे ले सकते हैं किसी भी उसका बर्थ का। देखिए, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ जो आज के डेट में हो रहा है, लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी। क्या मुझे कोई व्यक्ति लिखित में या कोई गारंटी कह सकता है कि मैं एग्जैक्टली इसी समय में जन्म हुआ हूँ? दैट इज माय क्वेश्चन कि नहीं पॉसिबल होता है। इवन मदर डोंट नो। चलिए एक तरीके से हम इमेजिन करके देखते हैं ये ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। मदर जो है लेबर रूम में है, डॉक्टर नर्सेस जो है उनकी जान और बच्चे की जान बचाने में लगे हैं। अब सिनेरियो ऐसा हुआ, जब बच्चा जन्म हो गया तो यूजुअली क्या होता है, डॉक्टर गुड न्यूज अपने पेरेंट्स उनके जब बाहर बैठे होते हैं उनको बताते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता अंदर क्या चल रहा होता है, वो बताते हैं। फिर रिसेप्शन में जाके बोलते हैं हाँ ठीक है, बॉय हुआ है, गर्ल हुआ है। आफ्टर सम टाइम गर्ल्स, ये जो रिसेप्शन में जो नर्स होती है वो डॉक्टर को पूछती है सर इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, कब कौन सा टाइम लिखूं? तो डॉक्टर क्या बोलता है, मैंने 12-15 को गया था जब मैं अंदर गया था और 15 मिनट लगा डिलीवरी में, आप नियर बाय टाइम को कोई भी नोट करके बना। ऐसे ही होता है। दिस इज हैपनिंग। और हम क्या करते हैं, उसी के बेस में कुंडली बनाते हैं। अगर मैं उसका दूसरा पहलू पकड़ूं कि कभी कभार ट्विंस पैदा होते हैं और उन दोनों के जन्म में फासला 2 या 3 मिनट का होगा हार्डली, तो आप ये भी, कोई एस्ट्रोलॉजर ये चीज नहीं कहेगा कि दोनों की भविष्य सेम होगी नहीं, या सेम वर्ष से शादी होगी। दे हैव डिफरेंट फेट्स। एंड अगर 2-3 मिनट में अगर उनका इम्पैक्ट पड़ सकता है
तो आपका 15 मिनट का जो गैप है, हाउ वुड यू डिराइव द एक्यूरेट थिंग? नहीं, हाउ एस्ट्रोलॉजी कवर्स इट, मतलब अगर किसी का करेक्ट निकालना हो तो इज इट पॉसिबल टू गेट इट? हो सकता है। इसको अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन में किसी और नेक्स्ट टाइम Next अगर आप session में पूछेंगे तो मैं आप उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे होता है। बट मैं अगर कंक्लूजन पार्ट में बताऊं, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारे शरीर का जो यूनिक चीजें हैं, जैसे पाम है, फेस एंड एवरीथिंग है, इन सब की जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, प्लस आपकी जो कुंडली जिस डेट में बनाई, टाइम में बनाई हुई, इन दोनों को रिकंसाइल किया जाता है। जो चीज इसमें आउटकम होगी, मैं आपको जितने सारे सब्जेक्ट बताया था, उन सब में वही रिजल्ट निकल के आएगा जो एस्ट्रोलॉजी में भी निकल के आएगा। और यदि वो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चीजों में वो सारी चीजें रिजम्बल कर रही है, तो समझ लीजिए आपको एस्ट्रोलॉजी का जो प्रिडिक्शन आएगा लगभग आपको सही ही आएगा। और कोई एस्ट्रोलॉजर गलत प्रिडिक्शन नहीं दे सकता, वो उसके ऊपर डिपेंड है बहुत सारे फैक्टर। सो वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन बेसिकली। चलो, थैंक यू ये सो मच। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी बहुत जरूरी है। जी, थैंक्स, आपने इतना टाइम दिया। और इस आपके अकॉर्डिंग इट इज़ पॉसिबल कि उसका बर्थ एग्जैक्ट टाइम जो है वो हम निकाल सकते हैं। हाँ जी। और कई बार प्रेडिक्शनरी गलत भी होती हैं, तो वो डिपेंड्स कि आपने उनको बेसिक इनपुट्स क्या दिए हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही, और सबसे बेस्ट यही रहा कि द मीनिंग ऑफ ज्योतिष इज नॉट टू रन आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, द मीनिंग ऑफ वर्ड ज्योतिष इज समथिंग एल्स। इट मीन्स, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, कि जो प्लैनेट आपको डिस्टर्ब करते हैं आपको आध्यात्मिक से हटाने के लिए, तो आपको फिर से आध्यात्मिक कैसे पकड़ना है, या उस रास्ते से आपको मोक्ष की ओर कैसे जाना है, उसको एस्ट्रोलॉजी का प्रॉपर इस्तेमाल में अगर कहूँगा, सही मायने में उसका इस्तेमाल करना हो तो इस पर्पस के लिए करनी चाहिए, ना ही मटेरियल चीज को एक्वायर कब करेंगे, कितना करेंगे, ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। थैंक यू। इसका सदुपयोग यही है। जी जी, थैंक्स सो मच, आपने टाइम Thank you दिया। so much. थैंक्स।